ओके जी, हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था लास्ट प्रीवियस जो लेक्चर था येस्टरडे, हमने इसमें मीन फ्री पाथ के बारे में स्टार्ट किया था कि क्या होता है। बेसिकली हमने इसे डिफाइन किया था कि दो सक्सेसिव कोलिजन के दरमियान पार्टिकल जो डिस्टेंस कवर करता है दैट इज मीन फ्री पाथ, ठीक है। और जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए उसको हमने मीन फ्री टाइम बोला था। और हमने बोला था जो रेसिप्रोकल ऑफ द मीन फ्री टाइम है वो क्या था, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। नेक्स्ट हमने ये कहा था कि जो आपका होता है, जो आपका पार्शली आयनाइज्ड प्लाज्मा होता है, इसमें आपके आयंस भी मौजूद होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद होते हैं, न्यूट्रल्स भी मौजूद होते हैं। तो उसके लिए हमने कहा था कि जो आपके चार्ज पार्टिकल्स हैं और जो न्यूट्रल्स हैं इनके दरमियान इंटरेक्शंस होती हैं। जो न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं इनकी जो इंटरेक्शंस होती हैं वो थ्रू द शॉर्ट फोर्सेस होती हैं, जो शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, और ये बहुत कम डिस्टेंस के लिए होती हैं। और जो डिस्टेंस यहाँ पे इसमें रेफरेंस कोड किया है दैट इज़ कि वो डिस्टेंस जो होता है वो 10⁻⁻10 टू 10⁻⁹ मीटर होता है, ठीक है। जबकि चार्ज पार्टिकल्स के लिए हमने बात की थी कि चार्ज पार्टिकल जो होते हैं उनके दरमियान कूलम फोर्सेस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। और ये कूलम फोर्सेस जो होती हैं ये लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान और इलेक्ट्रॉन्स आयंस के दरमियान और आयंस के दरमियान कूलम फोर्सेस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। तो जो से आपको पता है जो सिमिलर चार्जेस होते हैं उनके दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस होती हैं। और ये जो फोर्सेस होती हैं प्लाज्मा के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होती हैं, ये तमाम पार्टिकल्स को इफेक्ट करती हैं क्योंकि ये तमाम पार्टिकल्स के दरमियान इंटरेक्शन को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। क्योंकि आयंस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी फोर्सेस हैं, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के दरमियान भी फोर्स है, और आयन के दरमियान भी फोर्स है। तो ये सारे जो पार्टिकल्स हैं प्लाज्मा के अंदर वो थ्रू दीज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हम ये इसलिए लफ्ज़ बोलते हैं कि जो प्लाज्मा के अंदर चार्ज पार्टिकल्स होते हैं उनके दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही होती हैं। अब मैंने कल भी एग्जांपल कोट की थी कि अगर एक चार्ज पार्टिकल हम सपोज कर लें, कंसिडर कर लें, एक को फोकस करें, तो उस चार्ज पार्टिकल के अराउंड आयंस भी होंगे और इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, ठीक है। तो हर आयन और हर इलेक्ट्रॉन का अपना अपना फील्ड है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एक पार्टिकल जो है वो हर उस सराउंडिंग पार्टिकल के फील्ड के इफेक्ट में होता है, ठीक है ना। अगर आप सेंटर में कोई पार्टिकल कंसिडर कर लें, मैंने कल भी शेप ड्रा की थी, अगर हम कोई सेंटर में पार्टिकल जो है वो कंसिडर कर लें, कोई एक पार्टिकल मैं यहाँ पे कंसिडर कर लेती हूँ, तो इसके सराउंडिंग में जितने भी पार्टिकल्स मौजूद होंगे, बेशक वो इलेक्ट्रॉन्स हों या बेशक वो आयंस हों, तो उन सब की अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो ये जो चार्ज पार्टिकल होगा वो उस सारे सराउंडिंग में मौजूद पार्टिकल्स की फील्ड से इफेक्ट होगा, ठीक है। तो ये तो मैं सिंगल एक को फोकस कर रही हूँ, तो यहाँ पे इसके सराउंडिंग में जितने भी चार्ज पार्टिकल्स होंगे वो अपने सराउंडिंग में आगे फर्दर किसी न किसी जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी फील्ड के इफेक्ट में होंगे, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि जो चार्ज पार्टिकल हैं प्लाज्मा के अंदर वो क्या उनकी जो मोशन होती है वो रैंडम मोशन हो जाती है, ठीक है। वो रैंडम मोशन के साथ मूव कर रहे होते हैं फ्रीली। तो अब इन रैंडम मोशंस की वजह से हम कहते हैं कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एज वेल एज मैग्नीट्यूड में वेरिएशन आ रही होती है कंटिन्यूसली। जिधर जिधर को पार्टिकल मूव कर रहा होगा उधर 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 से ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड मिल रहा होगा। तो रैंडम मोशन होने की वजह से हम कभी भी नहीं कह सकते कि थ्रू आउट द जो प्लाज्मा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक जैसी हो, उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी हो और उनका मैग्नीट्यूड भी, क्योंकि हर पार्टिकल अपने हिसाब से चार्ज के हिसाब से और मैग्नीट्यूड के हिसाब से जो है वो उसमें मूव कर रहा है। तो हम कभी भी नहीं कह सकते कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन जो है वो कंटिन्यूसली सेम रहे, ठीक है। अब जब आप कहते हैं कि मोशन रैंडम है
और मैग्नीट्यूड जो है उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी कंटिन्यूसली वेरी हो रही है, तो हम ये कहते हैं कि इन फील्ड्स की वजह से, ठीक है, ये जो प्लाज्मा के अंदर जो फील्ड एग्जिस्ट कर रही है, इन फील्ड की वजह से जो चार्ज पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी इन मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में वो भी वेरी करती रहती है, ठीक है, ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द फील्ड इनसाइड द प्लाज्मा। जो वेलोसिटी है चार्ज पार्टिकल की वो भी वेरी होती रहती है, बोथ इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन, ठीक है। तो हम ये कहते हैं कि जो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं, मतलब नॉर्मली तो हम वर्ड बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वेरिएशन, लेकिन प्लाज्मा के अंदर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन की बजाय हम ये कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस हैं, और इन चार्ज पार्टिकल्स के दरमियान इन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस की वजह से जो चार्जेस हैं उनकी वेलोसिटी और का जो डायरेक्शन है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। इन इंटरेक्शन को हम वीक इंटरेक्शन भी कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो अब हम कंसिडर ये करते हैं कि अगर इंटरेक्शंस हैं, चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पे रिपल्सिव फोर्सेस भी मौजूद हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस भी मौजूद हैं, ठीक है। तो अब वहाँ पे चांसेस है कि ये इंटरेक्शन जो है उनकी वजह से कोलिजन्स भी एग्जिस्ट कर रही हों प्लाज्मा के अंदर। अब ये कोलिजन्स जो हैं वो किस तरह की हैं, किस किस्म की ये कोलिजन्स हो सकती हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं अगर कोलिजन को डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि जनरली कोलिजन में क्या हो सकता है कि ये ऐसा इंटरेक्शन होता है कोलिजन कि जिसमें या तो डिफ्लेक्शन हो सकती है या फिर स्कैटरिंग हो सकती है, ठीक है। अगर आप कोलिजन के बारे में आपने बार बार ये टॉपिक्स पढ़े होंगे कोलिजन के, तो जब भी कोलिजन होती है तो या तो एक पार्टिकल जो है वो कोलाइड करके खुद रेस्ट में आ जाता है और दूसरे वाला जो है वो मूव करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो या तो वो उसको स्कैटर कर देता है, या फिर ये कि वो पार्टिकल खुद स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो कोलिजन में जनरली हम ये डिफाइन करते हैं कि कोलिजन इज अ टाइप ऑफ इंटरेक्शन, या एक ऐसी इंटरेक्शन है जिसमें डिफ्लेक्शन भी हो सकती है पार्टिकल की और स्कैटरिंग भी हो सकती है इन द प्रेजेंस ऑफ कूलम फील्ड, ठीक है। और ये जो इंटरेक्शन है ये या डिफ्लेक्शन जो है वो लार्ज एंगल्स पे होती है, जैसे हम 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री वो स्कैटर हो जाए या उसमें डिफ्लेक्शन आ जाए, ठीक है। और कम भी हो सकती है और ग्रेटर भी हो सकती है। तो अब जो 90 डिग्री की डिफ्लेक्शन है, स्लाइटली डिफ्लेक्शन तो हो जाती है, हम ये कहेंगे कि एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के साथ कोलिजन करे तो स्कैटरिंग तो हो जाती है और डिफ्लेक्शन भी हो जाती है। तो 90 डिग्री जब हम स्पेसिफाई करते हैं तो ये कोई छोटी अमाउंट नहीं होती है, थोड़ा एंगल नहीं होता 90 डिग्री। ये आप 90 डिग्री आपको पता है, पर अगर आप दो एक्सिस ड्रा करें तो ये अच्छी खासी परपेंडिकुलर डायरेक्शन बनती है जिस पर डिफ्लेक्शन होनी है। तो 90 डिग्री की डिफ्लेक्शन अचीव करने के लिए मल्टीपल इनकाउंटर्स होते हैं, यानी कि बार बार एक पार्टिकल जो है वो इंटरेक्शंस करता है, एक सिंगल पार्टिकल दूसरे डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ। तो इसको हम बोलेंगे लॉन्ग रेंज इनकाउंटर, यानी कि जब आपने 90 डिग्री की डिफ्लेक्शन होनी है पार्टिकल की कोलिजन के बाद तो उसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज इनकाउंटर, ठीक है। तो अब हम कंसिडर करें, हम सपोज करते हैं कि प्लाज्मा के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स और आयंस हैं, आपने अब फोकस करने के लिए हम फॉर एग्जांपल एक किसी इलेक्ट्रॉन को एज अ टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो कंसिडर करते हैं, ठीक है। हम क्यों ये कर रहे हैं, क्योंकि हम टॉपिक क्या डिस्कस कर रहे हैं, मेन फ्री पाथ का। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन जो है वो प्लाज्मा के अंदर अपने पाथ पे इजीली या फ्रीली मूव कर रहा है, या वो इनकाउंटर कर रहा है, कोलिजन्स कर रहा है, या इंटरेक्शंस कर रहा है, या उसके ऊपर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन एग्जिस्ट हो रही हैं कर रही हैं या उन पे जो रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्सेस लग रही हैं उसकी वजह से उसका जो पाथ है, जिस पाथ को वो फॉलो करेगा वो किस तरह का पाथ होगा, या उसे वहाँ पे किस तरह की आप ये कह लें इंटरेक्शंस मिलेंगी, या उसको डिफ्लेक्ट किया जाएगा या उसको स्कैटर किया जाएगा, किस तरह की वो कोलिजन करेगा, ये सारा इसमें आ जाता है मेन फ्री पाथ के अंदर। तो इसीलिए हम एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को फोकस कर रहे हैं। लेट्स सपोज कि हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है प्लाज्मा के अंदर, वो किसी भी डायरेक्शन में मोशन जो है वो स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम हम ये कहते हैं कि वो जो है वो डिफ्लेक्शंस करना शुरू कर देता है। अब डिफ्लेक्शन वो किसकी वजह से कर सकता है, जो उसके सराउंडिंग में चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं
उसके सराउंडिंग में आयंस भी मौजूद हो सकते हैं और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हो सकते हैं। लेट्स सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन को कंसिडर किया है, तो हम ये कहते हैं कि जिसकी डिफ्लेक्शन होगी वो किसी आयंस की फील्ड की वजह से होगी। ठीक है, अब हम ये कहते हैं कि अगर आयन की वजह से, आयन अब देखें पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन आपका नेगेटिवली चार्ज है, तो आयन की जो फील्ड होगी उसका क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रॉन की मोशन पे। आप मुझे जनरल एक कॉन्सेप्ट बता सकते हैं कि एक पॉजिटिव फोर्स है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, और आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज है, आयन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो उसकी जो पॉजिटिव चार्ज की फील्ड होगी वो इलेक्ट्रॉन के पाथ को क्या क्या इफेक्ट कर सकती है। कोई आंसर करेगा मुझे? मैं क्वेश्चन दोबारा बोलिएगा प्लीज। हम एक टेस्ट इलेक्ट्रॉन को कंसिडर कर रहे हैं प्लाज्मा के अंदर, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को, और हम कहते हैं वो मोशन कर रहा है किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, अब उसके अराउंड मैंने बताया इलेक्ट्रॉन्स भी मौजूद हैं, उसके अराउंड जो है वो आयंस भी मौजूद हैं। अगर आप किसी एक आयन को कंसिडर कर लें, उसके नेबर में मौजूद है या उसके आसपास कहीं मौजूद है, तो जाहिर है वो पॉजिटिवली चार्ज आए ना, उसकी कोई ना कोई फील्ड होगी, कूलम फील्ड होगी। वो क्या मैम है? इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स द पार्टिकल मूव करेगा, मतलब आयंस की है तो मैम पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन फील्ड की आउटवर्ड होती है ना, जी, पॉजिटिव तो है वो अवे होती है ना, तो वो उसको डिफ्लेक्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जी और हम ये कह सकते हैं कि सक्सेसिव कोलिजन की वजह से या इनकाउंटर की वजह से जब वो आयन के साथ बार बार इंटरेक्ट कर रहा है तो वो उसको 90 डिग्री तक उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो दे सकता है। ठीक है, तो अब ये जो 90 डिग्री की डिफ्लेक्शन करने के लिए मैंने बताया कि ये एक ही कोलिजन में नहीं हो सकता कि एक ही दफ़ा में कोलाइड करे पार्टिकल, कोलिजन करे या इंटरेक्शन करे तो 90 डिग्री के एंगल पे वो डिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसके लिए बार बार इनकाउंटर्स हो सकते हैं या कोलिजन्स हो सकती हैं या इंटरेक्शन का वर्ड भी आप बोल सकते हैं। तो ये 90 डिग्री की डिफ्लेक्शन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होगा किसी पार्टिकल को या ये प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन टाइम बोलेंगे। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को अगर एक आयन ने डिफ्लेक्ट करना है 90 डिग्री तक, तो उतने डिग्री तक डिफ्लेक्ट होने के लिए जितना टाइम उसको लगेगा उसको इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन टाइम बोलेंगे। ठीक है, तो जिस तरह इलेक्ट्रॉन की आयन के साथ कोलिजन है, इसी तरह वो इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलिजन करेगा। ठीक है, क्योंकि उसके सराउंडिंग में तो सब पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ भी कोलिजन करेगा और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूट्रल के साथ भी कोलिजन करेगा। तो इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन आयन कोलिजन टाइम की तरह इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रन न्यूट्रल कोलिजन टाइम भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जो टाइम का रेसिप्रोकल होता है उसको हमने पहले भी डिफाइन किया कि उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। टाइम का जो कोलिजन टाइम का जो रेसिप्रोकल होता है उसको हम कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन आयन के लिए ये जो आपकी टर्म है न्यू ई आई, ये आपकी कोलिजनल फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट कर रही है इलेक्ट्रॉन की आयन के साथ, एंड न्यू ई ई इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन के साथ जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, और न्यू ई ए जो आपकी इलेक्ट्रॉन की न्यूट्रल के साथ कोलिजन फ्रीक्वेंसी पर यूनिट टाइम है उसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो अब टोटल जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो टोटल कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी, उसको हम जब फाइंड आउट करेंगे तो वो इन तीनों फ्रीक्वेंसीज का सम होगी। ठीक है, तो अभी हम जब पिछला जो स्टार्ट किया था यहीं पे इस टॉपिक को हमने स्टार्ट किया था, उससे पहले हम कोलिजन क्रॉस सेक्शन भी पढ़ रहे थे, सिग्मा सिग्मा भी हमने डिस्कस किया था, तो हमने एक रिलेशन भी वहाँ पे यूज़ किया हुआ है कि जो आपका कोलिजनल क्रॉस सेक्शन है सिग्मा सी, वो मीन फ्री पाथ जिसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं उसके साथ जो उसका रिलेशन है दैट इज सिग्मा सी इज इक्वल टू 1/n लैम्डा। ये आपका कोलिजनल क्रॉस सेक्शन यानी कोलिजन होने की प्रोबेबिलिटी दैट इज रिलेटेड टू द मीन फ्री पाथ, और जहाँ पे आपका n है वो आपकी पार्टिकल की डेंसिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये सिग्मा सी आपने एक कोलिजनल क्रॉस सेक्शन जो है वो डिफाइन किया है। ठीक है, तो ये हम किसी एक इलेक्ट्रॉन के लिए, एक पार्टिकल के लिए कंसिडर कर रहे थे। अगर हम टोटल प्लाज्मा को या टोटल गैस को कंसिडर कर लें तो उस टोटल के जो क्रॉस सेक्शन है उसको हम कैपिटल क्यू से रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक है, तो कैपिटल Q विल बी N इंटू सिग्मा C, जितने आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय द क्रॉस सेक्शन। तो ये आपके पास जो टोटल क्रॉस सेक्शन आएगा, कोलिजन क्रॉस सेक्शन ऑफ द गैस, वो किसके इक्वल होगा? 1/λ के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए अभी लास्ट टाइम भी हमने ये डिस्कस किया था, ये कोलिजन या इंटरेक्शन जो है, इंटरेक्शन के केस में डिफ्लेक्शन भी हो सकती है और स्कैटरिंग भी हो सकती है। ठीक है, और सम केसेस में हम ये कहते हैं कि कोलिजन में भी इलास्टिक और कोलिजन में भी इनइलास्टिक। अगर आप नॉर्मली पढ़ें तो आपने कोलिजन इलास्टिक और इनइलास्टिक में जो डिफरेंस है वो क्या होता है, प्लाज्मा से हट के अगर हम कहें कि इलास्टिक कोलिजन और इनइलास्टिक कोलिजन होती है तो वो क्या होती है? मैम इलास्टिक में एनर्जी कंजर्व रहती है आफ्टर एंड बिफोर कोलिजन, एंड इनइलास्टिक में नहीं रहती एनर्जी या मोमेंटम कुछ भी। अच्छा, इसको जरा टिपिकल टर्म से हट के आप सिंपल वर्ड में बात कर सकते हैं? सिंपल यानी कि आप डेफिनेशन से हट के कॉन्सेप्ट बता सकते हैं? एनर्जी और मास कंजर्वेशन के अलावा आप किसी और वे में बता सकते हैं इसको? चले मैं इसको वर्ड मैं बताती हूँ, आंसर आप मुझे दें। इलास्टिक या इन इलास्टिक कोलिजन में किस में एनर्जी ट्रांसफर होती है और किस में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती? जब दो पार्टिकल मैम कोलिजन करेंगे। मैम एनर्जी इलास्टिक ट्रांसफर मैम दोनों में होगी। क्योंकि मैम कोलिजन में जो है वो हमारी जो है दोनों सिस्टम में जो है वो एनर्जी जो है वो कंजर्व रहती है, और इनइलास्टिक कोलिजन में जो है वो हमारी एनर्जी जो है वो चेंज हो जाती है। तो चेंज हो जाने से क्या मुराद है आपका, एनर्जी का चेंज हो जाने से? मैम चेंज मीन्स कि ये कि अगर एक पार्टिकल की अगर एनर्जी हमने फाइंड की है, तो मीन्स दूसरे पार्टिकल की जो है एनर्जी है वो पहले से डिफरेंट होगी। कोलिजन के बाद? मैं जी मैम कोलिजन के बाद। ठीक है, एनर्जी जो है वो अपनी फॉर्म चेंज कर लेती है। तो जी यहाँ मैम। पे जब आप बात करेंगे ना प्लाज्मा के अंदर, दो फिनोमिनाज आपने देखे होंगे, एक एक्साइटेशन का नाम सुना होगा और एक आपने आयोनाइजेशन का सुना होगा। जब भी आप यस मैम। पार्टिकल की कोलिजन देखते हैं तो या एक्साइटेशन हो सकती है या आयोनाइजेशन होती है। गैस के अंदर अगर आप के पार्टिकल कोलिजन करें किसी न्यूट्रल के साथ, ठीक है, अब आपने कहा कि प्लाज्मा के अंदर इलेक्ट्रॉन है, आयन है, न्यूट्रल भी है। अगर एक इलेक्ट्रॉन या एक आयन जो है वो किसी न्यूट्रल एटम के साथ कोलिजन करे तो दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, एक्साइटेशन भी हो सकती है, आयोनाइजेशन भी हो सकती है। ठीक है, एक्साइटेशन में क्या होगा, जस्ट वो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर करेगा। ठीक है, और कुछ देर के बाद वो एक्साइटेड स्टेट वाला न्यूट्रल एटम जो है वो एज इट इज ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा और अपनी एनर्जी जो है वो किसी और फॉर्म में, गैमा रे फोटॉन की फॉर्म में इस तरह से वो रिलीज कर देगा। जबकि आयोनाइजेशन में क्या होता है कि आफ्टर सम टाइम जो चार्ज पार्टिकल है वो आपका जो फ्रीली बाउंड इलेक्ट्रॉन होगा उसको रिलीज कर देगा। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो एक्साइटेशन की भी होती है कोलिजन के दौरान प्लाज्मा के अंदर, और आयनाइजेशन की भी हो सकती है। ठीक है, ये जो आपका हम बार बार वर्ड बोलते हैं ना, पार्शली आयोनाइज्ड प्लाज्मा, ये पार्शली आयोनाइज्ड इसलिए है कि ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो आयोनाइज हो जाएं, कुछ आयोनाइज हो जाते हैं और कुछ जो है वो आयोनाइज नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटीज़ हैं प्लाज्मा के अंदर के इलास्टिक कोलिजन हो या इनइलास्टिक कोलिजन हो, आयोनाइजेशन का फिनोमिना हो, एक्साइटेशन का फिनोमिना हो। ठीक है, तो इन जो टोटल यानी कि हम जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम P से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे PEL जो है वो इलास्टिक कोलिजन को रिप्रेजेंट कर रही है, P आइन लिखा हुआ है तो ये आयोनाइजेशन के फिनोमिना की प्रोबेबिलिटी है, और EX जो है वो एक्साइटेशन होने की प्रोबेबिलिटी है। तो फिर हम Q को जो प्रोबेबिलिटीज़ की अगर फॉर्म में लिखेंगे, जो टोटल क्रॉस सेक्शन है, तो उसको फिर इस तरह से हम PQ यानी कि प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई बाय द चार्ज, ठीक है, कि आयोनाइजेशन होगी या एक्साइटेशन होगी या इलास्टिक कोलिजन होगी, तीनों को हमने ऐड किया और कैपिटल Q से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है,
तो अब ये हमारे पास एडिशन आ गई तीनों किस्म के पार्टिकल्स के, तीनों किस्म की पॉसिबिलिटीज के लिए, टोटल क्रॉस सेक्शन। अच्छा जी, अब इसमें जो अभी मैंने आपसे बोला कि कुलयन या जो इनइलास्टिक या इलास्टिक कुलयन है, इसमें हाँ एनर्जी तो दोनों सिस्टम में इन्वॉल्व होती है, दोनों में होगी, लेकिन आयोनाइजेशन एक्साइटेशन जो है ना, ये दोनों में एनर्जी सिस्टम में ट्रांसफर हुई है। ठीक है, इलास्टिक में क्या एनर्जी ट्रांसफर होती है? क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने तीनों फैक्टर डिफरेंट डिस्कस किए हैं, इलास्टिक, आयोनाइजेशन, एक्साइटेशन। इसमें फिर क्या डिफरेंस होगा? एनर्जी तीनों केसेस में मौजूद है, इलास्टिक में भी मौजूद है, आयोनाइजेशन में भी मौजूद है, एक्साइटेशन में भी होगी। फिर क्या डिफरेंस हुआ तीनों में? आवाज आ रही है आप लोगों को? मैम मैम आ रही है, लेकिन मैम वो आई थिंक मैम एक्साइटेशन में जो है वो एनर्जी थोड़ी सी जो है वो हो सकती है। तीनों फिनोमिना की मैंने बात की है, क्या डिफरेंस होगा? मैम आयनाइजेशन में तो जो हम एनर्जी देंगे जैसे एक्साइटेशन में तो देते हैं ना, अगर तो वो जब वापस आता है इलेक्ट्रॉन तो डी साइड भी उतनी एनर्जी कर देता है, मतलब हम जितनी एनर्जी दे रहे हैं उतनी हमें मिल भी जाती है, तकरीबन एनर्जी कंजर्व वाला प्रोसेस होता है। और आयनाइजेशन में जो एनर्जी देते हैं इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देती है और बस दोबारा नहीं मिलती, मतलब इसमें एनर्जी कंजर्व नहीं होती आयनाइजेशन में, और इलास्टिक में भी कंजर्व होती है। आपको पता है एनर्जी का तो यूनिवर्सल लॉ है कंजर्वेशन का, यस मैम। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपसे इलास्टिक और इनइलास्टिक का पूछा था। कोई और? क्या डिफरेंस है तीनों में? आपने इलास्टिक इनइलास्टिक को ये नॉर्मली पढ़ी है ना, इसमें मैकेनिक्स में भी? यस मैम। यस तो क्या डिफरेंस लगा उसमें? मैम हमने डिफरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा ही, सिर्फ मैथमेटिकली वो पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं, तो अब हमें पता चला गया कि एनर्जी जो है वो इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में कैसे जो है वो हम डिफर कर सकते हैं, लेकिन अब जो है आपने हम मुझे ना नेक्स्ट टाइम उसको उस पॉइंट ऑफ व्यू से देख के बताना है, ठीक है? यस मैम, सब लोगों ने, इस वक्त जितने लोग यस क्लास ले रहे मैम, हैं, यस सब मैम। लोग। यस मैम, अब आपने कुलयन को, इलास्टिक और इनइलास्टिक कुलयन को एनर्जी के हिसाब से मुझे बताना है, यस मैम, ठीक है गर्ल्स? ओके मैम। और ये मैंने भूलना नहीं, मैंने पूछना है आपसे। यस मैम, हम आप आंसर वो देंगे बहुत इंशाल्लाह। बेसिक कॉन्सेप्ट है और बहुत छोटी क्लास से शुरू हो जाता है, और अब माशाल्लाह हम एमफिल का लेक्चर ले रहे हैं। यस मैम, 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है ये कॉन्सेप्ट जी थोड़ा सा। जी, मैं इसीलिए कह रही हूँ, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए, यस मैम, ऑफ कोर्स। क्योंकि एनर्जी कंजर्वेशन आपका यूनिवर्सल लॉ है। तो कुछ यस तो होता है ना, इलास्टिक कुलयन में एनर्जी, कुलयन जब भी हुई, जहां भी कुलयन होगी एनर्जी ट्रांसफर होगी, ठीक है? यस लेकिन उसके बाद क्या होगा? कुलयन कर लिए हैं पार्टिकल्स ने, फिर क्या हुआ? फिर किसको आप इलास्टिक बोलेंगे और किसको आप इनइलास्टिक बोलेंगे? ठीक है, यस यस मैम, इन्हीं लाइंस पे आपने बताना है। अच्छा जी, नेक्स्ट आ रहे हैं, साथ ही इसके छोटा सा टॉपिक है मोबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, ये वही टर्म्स हैं जो हम पीछे कैलकुलेशन की थी, उसमें ये टर्म यूज़ की थी जब हमने टेम्परेचर की कैलकुलेशन की थी। ठीक है जी, तो मोबिलिटी वैसे तो हम इसकी मोशन के साथ ही अटैच कर रहे हैं, जैसे अभी आपने कहा कि मीन फ्री पाथ जो है वो एक डिस्टेंस है दो पार्टिकल्स की कुलयन के दरमियान। ठीक है, तो अगर इसकी हम डेफिनेशन देखें, जो मोबिलिटी होती है, ये एक्चुअली मैंने वहाँ पे मेंशन भी किया था इसका मैथमेटिकल फार्मूला। ये आपकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो कोई भी ऑब्जेक्ट
अटेन करता है जब आप उस पर वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं। ठीक है, आपके प्लाज्मा के अंदर कौन सी फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो वेरी कर रही होती है, और वेरिएशन के लिए हम प्लाज्मा के अंदर मोस्टली वर्ड यूज करते हैं ग्रेडियंट का। ठीक है, जैसे आपने डेल डॉट ई, डेल क्रॉस ई या डेल ई पढ़ा हो ना, तो एक इसमें आपका डाइवर्जेंस होता है, एक आपका कर्ल होता है, और थर्ड आपका ग्रेड होता है जिसको आप ग्रेडियंट बोलते हैं। तो ग्रेडियंट एक्चुअली किस चीज़ को रिप्रेजेंट कराता है? चेंज को। तो प्लाज्मा के अंदर जब भी हम चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड या वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बजाय समटाइम ग्रेडियंट का वर्ड जो है वो ज़्यादा कॉमनली यूज़ करते हैं। तो हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होती है प्लाज्मा के अंदर, तो उसकी वजह से जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पार्टिकल एक्वायर कर लेता है, तो उसको हम उसकी मोबिलिटी कहेंगे। तो द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय अ पार्टिकल पर यूनिट फील्ड ग्रेडियंट, ठीक है, या ग्रेडियंट फील्ड इज नोन एज मोबिलिटी। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो गैसेस होती हैं उसमें हम रैंडम वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंसिडर करते हैं कि हमारे, आप किसी भी गैस की अगर बात कर लें तो आप उसमें कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो रैंडम मोशन है तो उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो भी रैंडम होती हैं। लेकिन प्लाज्मा के अंदर आप रैंडम वेलोसिटी सिर्फ कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर दोबारा से वही पिछले टॉपिक वाली बात कि उसके अंदर डिफरेंट किस्म के चार्ज पार्टिकल हैं, डिफरेंट किस्म की इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो इंटरेक्शंस मौजूद हैं, जिसकी वजह से कोई एक स्पेसिफिक डायरेक्शन जो है वो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की नहीं मिलती। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पे फील्ड एक जैसी नहीं है, फील्ड का ग्रेडियंट है। तो उस ग्रेडियंट की वजह से वो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी अटेन करेगा उसको हम उसकी मोबिलिटी कहते हैं। अच्छा, ये मोबिलिटी की बेस पे अगर बताएं तो हमारे पास किसकी मोबिलिटी ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन की या आयंस की? इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, क्योंकि आयंस जो होते हैं वो बहुत मैसिव होते हैं एज मैसिव। कम्पेयर टू द इलेक्ट्रॉन्स। चलिए, जब हम कंसिडर कर रहे हैं, हमने जैसे पिछले टॉपिक में एक टेस्ट चार्ज कंसिडर किया था इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी हम कंसिडर करते हैं मोबिलिटी देखने के लिए कि इलेक्ट्रॉन है जिसके ऊपर हम कंसिडर कर रहे हैं कि ये अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो आपको पता है कॉज होता है वो इसकी वेरिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्टरनेटिंग है। ठीक है, ई नॉट जो होता है इसमें मैग्नीट्यूड होता है, ओमेगा जो है वो इसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, तो अब हम कंसिडर ये करते हैं कि जो कोलिजन कंसिडर करते हैं इलेक्ट्रॉन की किसी भी गैस के पार्टिकल के साथ। ठीक है, और एफ जो है वो हम उसको कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम उसकी ले रहे हैं। एफ जो है वो क्या है यहाँ पे? रिस्टोरिंग फोर्स है। तो यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन बनती है जिसको हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहेंगे। अभी तो मैं सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन का आपको ये बता रही हूँ। नॉर्मली आपके पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दैट इज एफ इज इक्वल टू एम ए। यहाँ पे थोड़ी सी आपके पास ये चेंज है प्लाज्मा के लिए। ये नेक्स्ट हमने फ्लूइड मोशन का चैप्टर पढ़ना है, तो वहाँ पे हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपको मैं इसका बता रही हूँ कि ये वही आपका एम ए है बेसिकली। तो ये ए की बजाय ये डी वी डी ओवर डी टी की फॉर्म में है। ये आपकी होगी रिस्टोरिंग फोर्स, और पर यूनिट आपके साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो वो अटेन करता है। ठीक है, और ये आपकी अल्टरनेटिंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अच्छा, आपके जेहन में कोई फार्मूला? हमारे पास एक फार्मूला है अगर आपको याद हो, एफ इज इक्वल टू क्यू ई, याद है? मैम। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आप ये फार्मूला यूज करते हैं या इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। तो एफ फिजिकल टू क्यू ई बेसिकली ये है, क्यू की बजाय हम चार्ज ई ले रहे हैं। तो एफ जो है वो आपके पास दो तरह का, एक आपके पास ये फोर्स है जो सिंपली एम में होती है, और साथ ही आपके पास रिस्टोरिंग फोर्स भी है। तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी टोटल फोर्स है और ये आपका क्यू ई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेप में इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं, डी वी डी टी प्लस ओमेगा, हम ये वाला m जो है इससे थ्रू आउट इसको डिवाइड कर रहे हैं। तो ये जो आपका f के नीचे m आएगा, f बाई m, उसको हमने ओमेगा c से रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, मैम, और में इस हमारी दो फोर्सेस ऐड हो रही हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले से। मींस इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारी होती है ई क्यू के बराबर होती है। जी जी मैम, कैसे पता चलेगा कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं हमने दो फोर्सेस इसके इक्वल रखनी है? क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। f फिजिकल, एक्चुअली f फिजिकल टू क्यू ई होता है ना, f फिजिकल मैम टू। वो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे है हमारा
दो फोर्सेस का सम है एक अलग फोर्सेस के, ऐसे ही है ना? तो हम कैसे उस जो है उस रिलेशन को डिफाइन करेंगे कि दो फोर्सेस का जो सम है वो एक अलग फोर्स के बराबर है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? नहीं, हम दो फोर्सेस को एक फोर्स के इक्वल नहीं कंसिडर करें, हम एक ही फोर्स को कंसिडर कर रहे हैं कि F इज इक्वल टू क्यू ही को ही हम कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन उसमें टोटल जो आपके पास F है क्या, किस किस वजह से है। ठीक है, ठीक F है मैम। आपके पास फोर्स कहाँ कहाँ से आ रही है, एक उसके चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है, सिंपली आपको ठीक पता है है मैम, चार्ज पार्टिकल पे एक्सेलरेशन फोर्स लग रही है, तो दूसरी फोर्स जो है वो उसकी रिस्टोरिंग फोर्स है। यस मैम। ठीक है, तो वो हम टोटल नेट फोर्स ले रहे हैं, यानी कि चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रही है वो हम नेट फोर्स ले रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि ये फोर्सेस इसके इक्वल हैं। ठीक है, ठीक है मैम। तो दोनों का हम सम ले रहे हैं। तो थ्रू आउट हमने इसको डिवाइड किया m से, तो यहाँ पे E बाई एम आ गया, यहाँ पे आपका F बाई एम होगा, तो F बाई एम को यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया ओमेगा C से। ओमेगा C क्या है, कोलिनल लेकिन मैम फ्रीक्वेंसी। प्रीवियसली तो हमने ओमेगा को इक्वल रखा था k ओवर m के इक्वल, जी, लेकिन यहाँ पे f ओवर m के इक्वल रखेंगे। टर्म है ना, डिफरेंट टर्म, हम यहाँ पे कोलिनल फ्रीक्वेंसी F को हमने कोई वो तो नहीं, कोई यूनिवर्सल क्वांटिटी तो नहीं है। मैम लेकिन हमने कहा है कि यहाँ पे फोर्स है एक, ये रिस्टोरिंग फोर्स ले रहे हैं, रिस्टोरिंग फोर्स जी ले रहे मैम, हैं। रीस्टोरिंग फोर्स। हाँ जी, मैम रीस्टोरिंग वाले मींस के टॉपिक के अंदर जो है वो अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आती है k ओवर m, जी जी, तो फिर हम f k की जगह फिर f पुट कर लेंगे। आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं जी। हाँ जी मैम, ठीक ओके, अच्छा जी, और यहाँ पे हमारी जो यहाँ पे जो हम वी डी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, उसको रिप्रेजेंट करें ए ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी। ठीक है, ई जो है आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, आपको पता है है। एक्सपोनेंशियल को जब आप ओपन करें ई रेज टू पावर ओमेगा आयोटा ओमेगा टी को, तो आपके पास दोनों फैक्टर इसमें इन्वॉल्व होंगे, साइन और कॉस। कॉस ठीक है, की वैल्यू अब ये यहाँ पे होगी इंट्रोड्यूस कॉस करने का मतलब इसलिए है कि हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं वो अल्टरनेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, कॉज की मैम जी, मैम किसी भी ऑल्टरनेटिंग टर्म के लिए टाइम हम में जो चला फंक्शन यूज करते हैं वो साइन नहीं होता। डिपेंड करता है कि आप उस सिग्नल का कौन सा पार्ट जो है ना वो स्टडी करना चाहते हैं। ठीक है ना, जी मैम, अगर आप देखें आप इसको एक्सपोनेंशियल को जब ओपन करते हैं तो आपके पास एक रियल पार्ट आ रहा होता है, उसका इमेजिनरी पार्ट आ रहा होता है, ऐसे ही होता है। यस मैम, अगर आप ई रेज टू पार्ट आयोटा ओमेगा टी को ओपन करें तो आपके पास क्या इसकी वो बनेगी एक्सटेंशन, कोस ओमेगा टी प्लस एयोटा साइन ओमेगा टी आपके पास आएगा कॉस ओमेगा टी प्लस प्लस एयोटा साइन आयोटा ओमेगा टी। प्लस आयोटा साइन ओमेगा टी, ऐसे ही आता है ना। यस मैम, इसमें आपका एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है। ठीक है, यस तो मैम, एक कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर है क्वांटिटीज ये। में हमें रियल पार्ट की जरूरत होती है और कुछ जी में मैम, ऐसा होता है कि हमें इमेजिनरी पार्ट की जरूरत होती है। तो अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कंसिडर करना है तो हम यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट तो नहीं कंसिडर कर सकते, यस हमें मैम, रियल पार्ट चाहिए। सम टाइम ऐसा होता है कि ऑलरेडी फंक्शन में आयोटा इन्वॉल्व होता है कहीं पे। ठीक है, तो अब मुझे वहां पे रियल पार्ट चाहिए, मसलन अगर मैं यहाँ पे लिखूं, यहाँ ब्रैकेट्स बनाऊं दो और बाहर भी आयोटा लिख दूं। जी ठीक मैम, है, तो अब जब आप इसको ओपन करेंगे ना तो आपका कॉज वाला पार्ट आयोटा में आ जाएगा और साइन वाला पार्ट जो है वो आ जाएगा। रियल में बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये फोकस होता है कि हमें कौन सा पार्ट जो है ना वो चाहिए होता है, लेकिन नॉर्मली आप जनरली फिजिक्स में देखेंगे तो आपको कॉज के साथ वेरिएशन मिलेगी क्योंकि कॉज ही आपका रियल पार्ट होता है। ओके मैम, ठीक है, तो वेव का जो ये एक्चुअली अल्टरनेटिंग जो है आप लिखते हैं, ये किसके लिए लिखते हैं, आप साइन वेव के लिए लिखते हैं, क्योंकि साइन वेव होती है, साइन सिग्नल जो होता है वो अपना अल्टरनेट कर रहा होता है या चेंज कर रहा होता है फेज 90 डिग्री के बाद, कभी पॉजिटिव साइकिल हाफ साइकिल आता है, कभी नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, इस तरह। तो उसके लिए अल्टरनेटिंग बिहेवियर को हम हमेशा इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईएमटी है या प्लाज्मा है, कहीं भी जो आपका सिग्नल होता है, अगर आपने अल्टरनेटिंग या एसी के तौर पे बात करनी है, एसी फ्रीक्वेंसी या एसी करंट या कोई भी, तो आप हमेशा अल्टरनेटिंग बिहेवियर लेते हैं और अल्टरनेटिंग बिहेवियर के लिए
जब भी आपने उसका रियल पार्ट लेते हैं तो वो आप उसको कॉज से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स में या प्लाज्मा में आके स्पेशली हम जो है ना वो रियल और इमेजिनरी पार्ट पे फोकस करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने प्लाज्मा के अंदर वेव को प्रोपोगेशन देखनी होती है। तो रियल पार्ट जो होता है ना वो हमें हमेशा वेव की प्रोपोगेशन बताता होता है, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वेव का वो हमेशा हमें ये बता रहा होता है कि आपकी वेव मीडियम के अंदर ग्रो कर रही है या डैम्प कर रही है, ठीक है। यस मैम। तो प्लाज्मा के अंदर ये दोनों जो पार्ट होते हैं ये इनको हम स्पेशली स्टडी करते हैं, रियल और इमेजिनरी को। बट बाकी नॉर्मली आप जब भी देखेंगे तो ये जो है ना इसको रिप्रेजेंट किया जाता है कॉज की फॉर्म में, ठीक है। लेकिन आप नॉर्मली ये भी देखेंगे कि जब आप इसको एसी फ्रीक्वेंसीज या उसमें बात करते हैं तो आप साइन के साथ भी इसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो साइन और कॉज दोनों यूज होते हैं, दोनों ही अल्टरनेटिंग बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस इज दैट कि आपके लिए कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, जी मैम। ठीक है जी। अब जरा थोड़ा सा मैथमेटिकल स्टेप है, यहाँ पे आपने वी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। यहाँ पे जब आप इधर वी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब वैल्यू हमने क्या लिया है, ई रेज टू पावर आयोटा ओमेगा टी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप वी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपको उसका डेरिवेटिव लेना है। ई रेज टू पावर आयोटा वाली टर्म एज इट इज बाहर आपके पास आएगी, ठीक है। और उसका जो डेरिवेटिव होगा एक्सपोनेंशियल का वो आपके पास किस फॉर्म में आएगा, आयोटा ओमेगा आएगा, ठीक है। तो उसको आपने रीअरेंज करना है और आपका जो एक्सपोनेंशियल टर्म है वो दोनों साइड पे कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से आपने ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आप एक लाइन का स्टेप जो है ना वो एक लाइन सॉल्व करके देखिएगा। यहाँ पे वी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ वी डी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर आप उसका डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास जो आयोटा ओमेगा है वो डेरिवेटिव से बाहर आ जाएगा और एक्सपोनेंशियल एज इट इज साथ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके तीनों जगहों पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो रिप्रेजेंट होगा, तीनों आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी ई नॉट ओवर एम ओमेगा सी प्लस आयोटा ओमेगा। तो ये जो ए की वैल्यू आपके पास आई है इसको हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में यहाँ ए की जगह पे सब्स्टिट्यूट किया, तो ये आपके पास वी डी इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है।